नमस्कार दोस्तों। यस बैंक। थोड़े दिनों पहले आप सभी ने इस बैंक का शेयर खरीदा या बेचा जरूर होगा। काफी चर्चा में था। मैंने भी इस शेयर को ट्रेड किया शॉर्ट साइड से और मैंने बनाए तकरीबन 22 लाख रुपए। क्या क्या डिफिकल्टीज आई, क्या मेरी पोजीशन साइजिंग थी, शॉर्ट साइड में ट्रेड शॉर्ट साइड में ट्रेड करना लॉन्ग साइड में ट्रेड करने से डिफिकल्ट कैसे होता है, आइए ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई ये इंट्राडे ट्रेड नहीं थी। ये ट्रेड मैंने 2016 के नवंबर दिसंबर में चालू करी थी और तकरीबन ये 4 साल तक चली थी। तो ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली ट्रेड है दोस्तों। इसमें ये भी कवर करूंगा मैं कि जो लॉन्ग टाइम तक आप जो शॉर्ट ट्रेड्स करते हो उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसकी कॉस्ट कैसे कम करते। वीडियो के लास्ट में आपसे ये भी डिस्कस करूंगा मेरी अभी की क्या क्या शॉर्ट पोजीशंस चल रही हैं, उसके पीछे एक ब्रीफ लॉजिक भी आपको देने की कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो। कोशिश ये भी करूंगा कि वीडियो आपके लिए बहुत लंबा नहीं बनाऊं। पहले शुरू करते हैं यस बैंक के थोड़े से बैकग्राउंड से को शुरू करता हूं। बड़ी फैन फेयर के साथ ये 2005 में लॉन्च हुआ था। राणा कपूर और अशोक कपूर जो दोनों को ब्रदर थे, साढ़ू यानी बीवी की बहन का भाई, वो ये दोनों को ब्रदर्स थे। फॉरेन में कई फॉरेन बैंक्स में नौकरियां करके आए थे। उन्होंने ये बैंक का लाइसेंस हासिल किया और राबो बैंक के साथ मिलके पार्टनरशिप में ये बैंक चालू किया था। दोस्तों इंडिया में बैंकिंग लाइसेंस मिलना इतना आसान नहीं होता। उसका दो रीजन है। एक तो ये जितने भी बैंकों को लाइसेंस मिलते हैं उसमें आधे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते हैं। चाहे आप ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की बात कर लो, राजस्थान बैंक की बात कर लो या खुद यस बैंक की ही बात कर लो, पीएमसी बैंक की बात कर लो, तो आरबीआई बड़ा ही केयरफुल रहता है लाइसेंस देने से पहले। काफी ड्यू डिलिजेंस और प्रूडेंस होता है। इस पर्टिकुलर बैंक में, यस बैंक में, राणा कपूर बने एमडी और अशोक कपूर बन गए चेयरमैन। 2008 के नवंबर में जब हमारे बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ जो जिसमें अजमल कसब को पकड़ा भी गया था, उस टेररिस्ट अटैक में ताज में अशोक कपूर जी की डेथ हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली ही डाइज। और उसके बाद सारी बागडोर बैंक की राणा कपूर जी के हाथ में आ जाती है। राणा कपूर बैंक को चलाना शुरू कर देते हैं और उस टाइम का बड़ा अच्छा डिजिटल बैंक, फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक, बड़े बड़े टारगेट, बड़े बड़े अवार्ड्स उनको मिलते हैं। इसमें एक बात यह होती है जो नोटिस करी, आपको पता है कि मैं फिनेंशियल सेक्टर में हूं तकरीबन 13-14 साल। सभी बैंकों के बारे में पढ़ने की थोड़ी रुचि रहती है, थोड़ा सा ये एक इंटरेस्ट भी रहता है, हॉबी भी रहती है। तो एक चीज बड़ी यूनिक गौर करने लायक आई कि लेट अशोक कपूर की वाइफ मधु कपूर ने 2013 में राणा कपूर के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में केस दर्ज किया कि जो उनका हिस्सा था वो उनको ठीक से मिल नहीं रहा है। वो तो वैसे तो बैंक के शेयर होल्डर थी ही, लेकिन दोनों पार्टनर्स के बीच में यह भी एक रिटन एग्रीमेंट था कि वो लोग मिलजुल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करेंगे, आपसी सहमति से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करेंगे। अभी लेट अशोक कपूर तो रहे नहीं, तो इसमें राणा कपूर के साइड का कहना था कि उनके जो नॉमिनी हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नॉमिनेशन में दखल नहीं दे सकते। इस चीज को मधु कपूर जी ने चैलेंज किया। ठीक है, ऐसे बहुत से फ्यूड्स होते रहते हैं, जैसे टाटा मिस्त्री का हुआ, जैसे तमाम आधी कोर्ट केसेस तो अंबानी, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के आधे केसेस तो जो है फिनेंशियल नेचर्स के ही होते हैं। इसमें लेकिन एक बात बड़ी खास नोटिस करने वाली हुई जो हर एक उस टाइम के बैंकर ने नोटिस करी कि केस के दौरान मधु कपूर जी ने ये एलिगेशन लगाया, राणा कपूर जी ने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एलिगेशन लगाया। बैंकिंग में किसी एमडी के खिलाफ ये दोनों एलिगेशन बहुत बड़े माने जाते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने काफी सबूत भी दिए बॉम्बे हाईकोर्ट में, और बॉम्बे हाईकोर्ट में अंडर ओथ, अंडर एफिडेविट उन्होंने ये सारा कुछ बोला और बॉम्बे हाईकोर्ट ने एज एन एविडेंस इसको एक्सेप्ट किया। ये बड़ी बात इसलिए भी है दोस्तों, प्रेस में तू मैं तो सभी करते हैं, लेकिन जब आप किसी केस की प्रोसीडिंग में जहां पे आप वाकई में जीतना चाहते हो, वहां पे कोई एविडेंस देते हो, वहां पे कोई एलिगेशन लगाते हो, तो आप हल्के में नहीं लगाते हो। आप चाहते हो कि आपके आर्ग्यूमेंट में दम हो। इस चीज को बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया एज एविडेंस। और 2015 में मधु कपूर जी की जीत होती है बॉम्बे हाईकोर्ट से, और उनको बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर नॉमिनेट करने का पूरा हक है, जिसको बाद में ऑब्वियसली राणा कपूर जी ने हायर कोर्ट में, विच इज सुप्रीम कोर्ट, वहां पे उन्होंने चैलेंज किया। तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट था कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको चैलेंज किया। यूबीएस करके एक बहुत बड़ा बैंक है ग्लोबल लेवल पे, स्विट्जरलैंड का बैंक है, जिसने एक रिपोर्ट जारी करी यस बैंक के ऊपर और उसमें उसने सेल रेटिंग दी यस बैंक को।
पहले आपको ये रेटिंग्स के बारे में बता दूं और यूबीएस बैंक के बारे में बता दूं। यूएस बैंक बहुत बड़ा बैंक है, सिटी बैंक की तरह यूरोप का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बैंक है। और मनी मार्केट में, कमर्शियल मार्केट में, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में और एफआईआई के साथ काफी एक्टिव रहता है इंडिया में। हालांकि रिटेल लेवल पे बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इंडिया में ये भी आप समझ लो कि नेगेटिव रिपोर्ट छापने का, किसी को सेल रेटिंग देने का रिवाज नहीं है, परंपरा नहीं है। इसको जो भी कंपनी होती है, प्रमोटर होती है, वो हल्के से नहीं लेते। आपको एक एग्जांपल देता हूं वेरिटास का। वेरिटास करके कनाडा की कंपनी है जिसने रिसर्च रिपोर्ट डाली थी। 3 रिसर्च रिपोर्ट उसकी बहुत फेमस हुई थी और यहां तक नौबत आ गई उसके खिलाफ, उनके डायरेक्टर्स के खिलाफ, एम्प्लॉयज के खिलाफ लोगों ने इतनी ज्यादा एफआईआर कर दी। एक एम्प्लॉय के खिलाफ तो 17 अलग अलग जुरिडिक्शन में इंडिया में एफआईआर थी। बाद में उसको इंडिया से भागना पड़ा और सिंगापुर जाना पड़ा। वेरिटास को अपना इंडिया का ऑफिस बंद करना पड़ा इन रिपोर्ट्स के चक्कर में। और उन्होंने अपने डिस्क्लोजर में कनाडा में लिखा भी कि जो एफआईआर फाइल हुई हैं उससे हमारा बहुत रेपुटेशन का लॉस हुआ है और इसलिए हम इंडिया का ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। ये 3 रिपोर्ट क्या क्या थी वेरिटास की? एक तो उन्होंने 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस को सेल रेटिंग दी थी, आपको पता ही होगा क्या हुआ किंगफिशर का। दूसरा, उन्होंने सत्यम के बारे में भी स्कैम के पहले बोला था, सत्यम का क्या हुआ। और तीसरा, उन्होंने इंडिया बुल्स के लिए बोला था 2014-15 में, और उसके बाद इंडिया बुल्स ने काफी ज्यादा थ्रेटन किया, ऐसा एलिगेशन है वेरिटास के एम्प्लॉइज का, और उनको इंडिया से भागना पड़ा और वेरिटास को लीगल केसेस फाइल किए इंडिया बुल्स ने एक सेल रिपोर्ट जारी करने के लिए। तो इंडिया में सेल रिपोर्ट कोई इतना इजी नहीं होता है। अगर यस बैंक के ऊपर यूबीएस ने एक सेल रिपोर्ट जारी करी है तो हल्के में नहीं करा होगा, कि कोई कॉफी टेबल डिस्कशन नहीं हुआ होगा कि चलो अच्छा एक काम करते हैं इस पे सेल। इंडिया में सबको पता है सेल रेटिंग मतलब बहुत बड़ा बखेड़ा आप जोखिम में ले रहे हो। तो ये रिपोर्ट को मैंने सीरियसली लिया, एटलीस्ट। आई डोंट नो बाकी किसी ने लिया कि नहीं है, चर्चा में बहुत था ये। सीएनबीसी पे इस पे बड़ी रिपोर्ट हुई। अब आइए जानते हैं इसमें यस बैंक ने क्या किया। यस बैंक ने कहा आ बैल तू मुझे मार। यस बैंक ने इसके ऊपर एक सूट फाइल कर दिया और ये सेबी के पास भी चले गए कि ये मेलाफाइड रिपोर्ट है, रॉन्ग फैक्ट्स पे आधारित है और शेयर को शॉर्ट सेलिंग करने के लिए ये रिपोर्ट आई है। इस चीज के ऊपर जो है सेबी ने भी जो है यस बैंक ने जब सेबी के पास पहुंचा तो सेबी ने भी इसका संज्ञान लिया और इस पे अपनी एनालिसिस करनी चालू करी कि रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और क्या ये मेलाफाइड इंटेंशन है कि नहीं। और मुझे लगता है यस बैंक ने जो ये प्रीएम्प्टिवली चले गए सीएनबीसी में और सेबी के पास, उतना सही नहीं था। तो एक तो ये है कि सेल रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लेना होता है दोस्तों, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है इंडिया में सेल रिपोर्ट छापना। इसके बाद जो है फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई, हालांकि मेरा बहुत मन था कि इस स्टॉक को डेफिनेटली सेल करना है, ऐसी मुझे चुल होनी शुरू हो गई थी। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो और अगर आपको चुल हो रही है और आप उस चुल को हर बार एक्सेप्ट कर लोगे तो ये मतलब आपका गेम तो वैसे ही ओवर हो जाएगा। क्योंकि कैसा होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में, हर 5 मिनट में, 5 दिन में, 5 महीने में एक नई चुल्लू तो होती है। खैर हम चुप बैठ गए। उसके बाद 2016 में आरबीआई ने यस बैंक के ऊपर अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में अलग से बोलना चालू कर दिया, इसकी प्रैक्टिसेस के बारे में बोलना चालू कर दिया और एक कड़ा रुख अपना लिया 2016 में आरबीआई ने। तो 2016 में इसके बाद एक बड़ा रोचक डेवलपमेंट हुआ हमारी कंट्री में। 2016 की नवंबर में, मुझे अच्छे से डेट याद है, 8 नवंबर 2016 में रात को टीवी में जनरली देखता नहीं हूं, मैंने ऑन किया और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का ऐलान किया। और डीमोनेटाइजेशन का ऐलान हुआ और ये चीज एकदम साफ थी कि बैंकिंग जो है वो एकदम से रुक सा जाएगा। अगर आप ट्रांजैक्शंस नहीं करने दोगे, नोट्स को डिफंक कर दोगे, तो कुछ महीनों तक, 4-5 महीनों, 6 महीनों तक जो है वो आपका बैंकिंग सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। ये मुझे उसी रात को लग गया था। तो मैंने नवंबर के महीने में ही यस बैंक में नवंबर में, दिसंबर में अपनी शॉर्ट पोजीशन बना ली। ये नवंबर 2016 का ग्राफ आपके सामने खोला हुआ है, अगर आप अभी देख रहे होगे तो 2240 की यस बैंक का दोस्तों 2017 में स्प्लिट हुआ था। तो मैं कहानी को सरल बनाने के लिए मैं स्प्लिट के बाद के रेट्स की डिस्कशन कर रहा हूं।
हालांकि शॉर्ट सेलिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स अफेयर होता है, जिसमें आप फ्यूचर्स को शॉर्ट करते हो, फिर आप पुट भी शॉर्ट करते हो डिपेंडिंग ऑन लेवल, उसका अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, और मंथ ऑन मंथ आप कैसे रोल ओवर कर रहे हो, इसमें काफी चीजें जाती है। बट मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूं कि इसमें क्या थॉट प्रोसेस था। तो ये नवंबर दिसंबर में 2040 2050 के रेट पे जो है इसको हमने सेल कर दिया। इसमें हमने स्टॉप लॉस अपने दिमाग में सोच के रखा था कि जब शेयर प्राइस यहां से डबल हो जाएगा, यानी कि 240 का अगर 250 का 500 हो जाएगा, या 240 का अगर 480 हो जाएगा, तो हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, ठंडा पानी पिएंगे, सो जाएंगे, सोच लेंगे भाई हमारी एनालिसिस गलत थी। और अक्सर ऐसा होता भी है, आपने देखा भी होगा ट्विटर के मेरे हैंडल पे मैं कई बार शॉर्ट्स रिकमेंड करता हूं। जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले इंडसइंड की बात करी थी, गलत भी होता है कई बार। तो ये मेरा स्टॉप लॉस मैंने माना हुआ था। अभी इसमें क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी में मार्जिन से नहीं जाता हूं दोस्तों। जैसे अगर मैंने सोचा है कि 250 का 500 मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उस टाइम मैंने फर्स्ट स्टेज में तकरीबन 3 लाख की क्वांटिटी का रिस्क लिया था। तो 240 250 के भाव पे सेल किया था, और 500 मेरा स्टॉप लॉस था, तो मेरा रिस्क टोटल 250 पॉइंट का था। तो अगर 3 लाख का मैंने रिस्क लिया था, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 250 विच इज 1200। तो 1200 मेरी क्वांटिटी थी जो मैंने सेल किया था। और उसके बाद सेल करने के बाद, जैसा आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है, और सबके साथ होता है, डिमोनेटाइजेशन का डेट था। ये मैंने आपके सामने वीकली ग्राफ खोला हुआ है, और आप जैसा कि देख सकते हैं दिसंबर में पूरे यस बैंक के स्टॉक में रैली हो गई। 250 से पलक झपकने से पहले, मतलब मेरी पोजीशन पूरी होते होते, और उसके थोड़े दिन के बाद ये आराम से 300 पहुंच गया, 300 के बाद 340 पहुंच गया। ऑब्वियसली उस लेवल पे सेल करना मेरा एक गलत डिसीजन था। मैंने डिमोनेटाइजेशन को भी गलत तरीके से आंका था, और ये एक गलती थी। लेकिन यस बैंक में एक अच्छी बात जो मैंने जो सोची थी, वो अच्छी बात ये हो गई कि मार्च 2017 में आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज करी कि 2016 के जो यस बैंक के आंकड़े थे, जो एनपीए के आंकड़े थे, वो 5 गुना अंडर रिपोर्टेड थे। यस बैंक ने एनपीए शो किया था 0.76, और आरबीआई के हिसाब से वो 5% से ऊपर था। ये रिपोर्ट पब्लिक हुई है मार्च अप्रैल में 2017 में, और मुझे अपनी ट्रेड में कॉन्फिडेंस आ गया है। क्योंकि अक्सर होता है कि जब आप किसी में शॉर्ट पोजीशन बनाते हो, हर एक स्टॉक कुछ ऑपरेटर्स चला रहे होते हैं, तो वो बैड न्यूज के बाद उसमें रनअप देने की कोशिश करते हैं, बैड न्यूज को नलीफाई करने के लिए। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मेरी ट्रेड सही है। और उसके बाद ये रिपोर्ट आई है आरबीआई की मार्च 2017 अप्रैल में, और उसके बाद स्टॉक में और भी रैली हुई है। थोड़ा सा डिप लिया, लेकिन मैं याद रहे दोस्तों, मैंने सेल किया हुआ था 250 पे या 240 पे, और ये मेरे लेवल पे कभी नहीं आया। मई निकल गया, जून निकल गया, एक अच्छी खासी बड़ी नेगेटिव रिपोर्ट निकल गई। आरबीआई किसी बैंक को रोज नहीं कहता है कि आपने अंडर रिपोर्टिंग करी है एनपीए की। बैंकिंग दोस्तों सेल्स का काम नहीं है। क्रेडिट कार्ड बेचना, पर्सनल लोन बेचना, व्हीकल लोन बेचना, ये बैंक का काम नहीं है। बैंक का काम है कि उसमें से कितना पैसा वापस आ जाएगा 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद। तो आरबीआई ने बोला था कि आप बोल रहे हो कि केवल 1% पैसा वापस नहीं आ रहा है, और आपका तो 5% से ज्यादा पैसा लोग वापस ही नहीं कर रहे हैं। बैंकिंग एक लेवरेज बिजनेस होता है। तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट थी। मई के बाद से एक बहुत बड़े रेंज में रहा, या अगले मई तक, 1 साल तक स्टॉक ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब आप सेलिंग कर रहे होते हैं, तो यहां पे आपको यह भी फायदा होता है कि फ्यूचर्स में जो प्राइसेस होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, और जब आप रोल ओवर करते हो तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट रेट का भी कंपोनेंट होता है एंड सो ऑन। बट अगर आप सोल्ड हो और स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर रनअप नहीं कर रहा है, तो उतनी चिंता की बात नहीं होती। धीरे 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 आपकी कॉस्ट कम हो रही होती है। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी तेजी आई। एक ऑपरेटर ने इसको पूरा 1 साल एक रेंज में घुमाने के बाद जुलाई 2018 में अपसाइड में एक ब्रेकआउट दिया, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगा कि ये पूरा टाइम जो था 2015 से लेके 2018 के अगस्त तक, ये टाइम निफ्टी के लिए जो था, ये एक अजीब सा मैड बुल रन था। आप देखो तो यहां पर कहीं डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यहां पे आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था जहां पे मैंने यस बैंक का शेयर बेचा था, और उसके बाद निफ्टी ने ये 8000 का लेवल से सीधा रुका है वो 11600 के लेवल पे। अगस्त 2018 की जो मैं बात कर रहा हूं,
निफ्टी में भी एक 30-40% का बुल रन चल रहा था और उस टाइम मेरी शॉर्ट पोजीशन थी। लेकिन मेरे लिए ये हैंडल करना उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं 70% लॉन्ग पोजीशन रखता हूं और केवल 30% शॉर्ट पोजीशन रखता हूं। और शॉर्ट पोजीशन रखने का जो मेन एम होता है वो यही होता है कि अगर कल के मार्केट में सडन मेल्टडाउन आता है, अगर मार्केट में 20% का लोअर सर्किट लग जाता है, अगली सुबह किसी का असैसिनेशन हो जाता है, या कहीं वॉर छिड़ जाती है, या कहीं कोई बैड न्यूज आ जाती है, सुनामी आ जाती है और अचानक से लोअर सर्किट में, तो मेरा पोर्टफोलियो एकदम से इरोड नहीं होगा, क्योंकि मेरी लेवरेज पोजीशंस होती है, तो पोर्टफोलियो एकदम से इरोड नहीं होगा, इसलिए मैं शॉर्ट पोजीशन को रखता हूं। तो यस बैंक की शॉर्ट पोजीशन मुझे उतनी ज्यादा पिंच नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा था बिकॉज ऑफ द लॉन्ग पोजीशंस। अब इसके बाद आते हैं कि 2018 अक्टूबर की 2018 में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आप लोग में से कुछ लोगों को पता होगा कि आरबीआई का परमिशन लेना पड़ता है अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन को आप रिन्यू करना चाहते हैं किसी बैंक में। नॉर्मल किसी कॉर्पोरेट में या किसी कंपनी में आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल केवल लेना पड़ता है और आप किसी को भी बना सकते हो मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन आरबीआई का ये एक्ट में बोला गया है कि बैंक का जो की पोजीशंस होती हैं, जैसे सीएफओ है या ट्रेजरर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है या चेयरमैन है, ये सारी पोजीशन एक्सप्लिसिटली नेम वाइज आरबीआई अप्रूव करता है और वही फाइनल होता है। आप रिकमेंडेशन भेज सकते हो, 3-4 रिकमेंडेशन भेज सकते हो, लेकिन आरबीआई, इसमें राणा कपूर को 2018 में आरबीआई ने डिनाई कर दिया। और ये जो स्टॉक गिरा है, ये पहले से गिर रहा था, इसका मतलब काफी इनसाइडर्स को ये पता था कि ये चीज होने वाली है। 2018 के अक्टूबर में डिनाई कर दिया और हम पहली बार 2016 के नवंबर से 2018 के अक्टूबर, 2 साल के बाद पहली बार स्टॉक ने वो प्राइस देखा जिस प्राइस पे मैंने सेल किया था। तो काफी पेन था इसमें। ऑलमोस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 लाख की ओरिजिनल पोजीशन ली थी, तो ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपए का लॉस देख चुका था मैं यस बैंक में। उसके बाद वो मेरे कॉस्ट प्राइस पे आया और वो खुशी मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक गिरा था, ये आपके सामने वीकली चार्ट है, जो स्टॉक गिरा था वो ऐसा गिरा था कि एज इफ देयर इज नो टुमारो। और उसके गिरने के 2-3 हफ्तों के बाद ही न्यूज आई, और ये बहुत बड़ी न्यूज होती है अगर किसी यंग मैनेजिंग डायरेक्टर का टेनोर जो है आरबीआई ने डिक्लाइन कर दिया। तो ये बहुत बड़ा अफर्मेशन था। यहां पे मैंने अपनी पोजीशन डबल कर ली। यहां पे मैंने अपना रिस्क 3 लाख से बढ़ा के 6 लाख कर दिया। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि जो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो भी अपने साइज में काफी बड़ा हो गया था 2 साल में। तो मैंने इसको बढ़ा के 3 लाख से 6 लाख कर लिया रिस्क अपना। मेरा स्टॉप लॉस उतना ही था, अगर ये वापस 500 चला जाता तो मैं स्क्वायर ऑफ हो जाता और मुझे 6 लाख रुपए का लॉस हो जाता। उसके बाद एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ 2018 के नवंबर में, जब राणा कपूर को ये एक्सटेंशन डिनाई हो गया, टेंडर उनका रिन्यू नहीं हुआ, तो उनके जो सीएफओ थे, जो राइट हैंड मैन माने जाते हैं बैंकिंग सर्कल में राणा कपूर जी के, रजत मोंगा जी, उन्होंने अपना 8% स्टेक बेच दिया। ये आप दोस्तों, ये वो दौर की बातें हैं जब लोग कहते थे डायमंड्स आर फॉर एवर, आई विल नॉट सेल माई डायमंड्स। अगर आप ये सारे ट्वीट्स हैं राणा कपूर जी के, आप देखोगे तो उन्होंने बोला था मैं अपने शेयर्स कभी नहीं बेचूंगा, और ये दीज आर लाइक माय डायमंड्स, जो मेरे बच्चों के बच्चे भी नहीं बेचेंगे। लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं, वो खैर 10-15 साल में पता लग जाता है। उसके बाद ये रजत मोंगा जी ने अपना 8% स्टेक बेच दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि सीएफओ को सबसे ज्यादा पता होता है कि बैंक में एक्चुअली हो क्या रहा है। और अगर ये वाकई में 500 जाने वाला था, जो कि मेरा स्टॉप लॉस था, तो इतना बड़ा अमाउंट कोई सीएफओ क्यों बेचेगा? अगर आप किसी कंपनी को चला रहे हो तो आप सबसे अच्छे से तो उसी कंपनी को जानते होते हो ना, उसी कंपनी में बेट करोगे आप। लेकिन उन्होंने अपना 8% शेयर बेच दिया। अब इसके बाद यहां पर जब उन्होंने 8% शेयर बेचा है और शेयर ने और नीचे गया है, तो जब 200 का लेवल आया है, 200 से भी थोड़ा नीचे, तो मैंने अपना लॉट और बढ़ा दिया। इसको बढ़ा करके मैंने तकरीबन 9 लाख के आसपास का मेरा टोटल रिस्क हो गया, और मेरा स्टॉप लॉस वही 500 ही था। अब देखिए, जैसे ही मैंने बढ़ाया है वैसे ही स्टॉक में वापस से रैली चालू हो गई। लेकिन
जब आप कोई भी स्टेप लेते हो और उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, उस ट्रेड के पीछे एक आपका लॉजिक है, अगर वो लॉजिक जब तक सपोर्ट हो रहा है तब तक आप कहीं ना कहीं डरते नहीं हो। जैसे मैं बोलता हूं अपने वीडियोस में, आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पे रजत मोंगा जी ने 8% बेचा, और उसके बाद जनवरी में या फरवरी में न्यूज आई, आरबीआई ने बोला कि, किसी भी बैंक का एमडी, नया एमडी ढूंढना इतना आसान नहीं होता। और आरबीआई ने शायद यस बैंक ने चाहा था कि रजत मोंगा जी को ही एमडी बना दिया जाए, वो बात शायद बनी नहीं। और हापड़ दपड़ में यस बैंक ने आरबीआई को अप्रोच किया और बोला कि हम एमडी नहीं ढूंढ पा रहे, थोड़ा समय और दीजिए। और जनवरी 2019 में आरबीआई ने बोला कि आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाएगा, और आपको एकदम कम समय में, आई थिंक 30 डेज में या 40 डेज में आपको नया एमडी अपॉइंट करना ही है, और राणा कपूर जी को जाना है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट था दोस्तों। आरबीआई के पास हमसे आपसे बहुत ज्यादा डेटा होता है। मार्केट में जितने भी एनालिस्ट हैं उनको सबको आप एक मिला दो और उनका मतलब उनकी टू द पावर 1000 कर दो, उससे भी ज्यादा डेटा आरबीआई के पास होता है हर बैंक के बारे में। कौन सा बैंक का कौन सा एम्प्लॉय कहां सांस ले रहा है, आरबीआई को पता होता है। ये बहुत बड़ा एफर्मेशन था कि कुछ तो गड़बड़ है। टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ और प्रमोटर के खिलाफ और एमडी के खिलाफ आरबीआई इतना ज्यादा स्ट्रांगली क्यों बोल रहा है। वो खैर हमने बाद में देखा 2019 में, 2020 में। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पोजीशन बढ़ा के 6 लाख से 9 लाख करी, अब देख सकते हो, अब मैंने 3-3 लाख करके शुरू किया था, जब जैसे ही 200 से नीचे गया मैंने 9 लाख करी, और स्टॉक में फिर से रैली आ गई। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेलर हो तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, ये चीज मान के चलनी होगी कि जब भी बैड न्यूज आती है और आप उस बैड न्यूज पे अगर कोई, क्योंकि बैड न्यूज आपको पहले से तो पता नहीं होगी, आप तो इनसाइडर हो नहीं, लेकिन जब भी बैड न्यूज आती है और उस बैड न्यूज पे अगर आप पोजीशन बनाते हो सेल साइड में, तैयार रहिए कि स्टॉक की रैली हो सकती है। तो ये तीसरी बार रैली हुई, और उसके बाद स्टॉक बढ़ के 250 फिर से क्रॉस किया, 280 तक गया, और 280 का इसने हाई बनाया। इसके बाद स्टॉक बहुत तेजी से गिरने लगा। ये बात खुल के सामने आने लगी कि न केवल एनपीए का क्लासिफिकेशन गड़बड़ हुआ है, जो कि ये अप्रैल 2019 में फिर से एक आरबीआई की रिपोर्ट आई। आरबीआई ने अपने डायरेक्टर्स बिठा दिए यस बैंक के ऑफिस में, यस बैंक के बोर्ड में, और ये बात खुल के आने लगी मार्केट में। सभी एनालिस्ट को पता चल गया कि यस बैंक में एसेट्स का भी मिसक्लासिफिकेशन हुआ है, जो कि यूबीएस की ओरिजिनल रिपोर्ट थी। और ये भी चीज सामने आ गई कि कुछ ना कुछ अकाउंटिंग फ्रॉड भी हुआ है। दोस्तों उस स्टोरी में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक और केस चल रहा था जो इंडिया बुल्स के खिलाफ था। इंडिया बुल्स के खिलाफ जो है मिस अप्रोप्रिएशन का एक केस, जिसमें माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी भी एक एप्लीकेंट थे, वो सब भी चला था। उसमें यस बैंक का नाम आया था कि उसमें यस बैंक ने फंडिंग दी है, और जिसको राउंड ट्रिपिंग करके इंडिया बुल्स ने यस बैंक के प्रमोटर्स को दिया है। ये सारा डॉक्यूमेंट 2016-17 से पब्लिक डोमेन में था। लेकिन अब मीडिया में उसका चर्चा होना शुरू हो गया था, और फिर स्टॉक ने नोज डाइव लेना चालू कर दिया। और आप देख सकते हैं कि जब ये 2050 से गिरना चालू हुआ है, तो इसको 120-100 तक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये वीकली ग्राफ है दोस्तों, कुछ हफ्तों में ये 250 से 100 आ गया। मार्केट गोज अप इन स्टेयरकेस एंड कम्स डाउन इन एन लिफ्ट, एस्केलेटर। दोस्तों उसके बाद जैसे जैसे ये गिरता गया है 100, 90, 80, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा अपनी सेलिंग क्वांटिटी को बढ़ाना चालू कर दिया है, क्योंकि ये स्टोरी जैसे अनफोल्ड हो रही थी स्टॉक में, जैसे सेलिंग आ रही थी, जैसा कि आप यहां देख सकते हो 250 से ये 80 तक जो गया है, इसने पलट के नहीं देखा है। तो एज ए सेलर, एज समवन जो स्टॉक को इतने टाइम से ट्रैक कर रहा था, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था, और जो मेरी पुरानी पोजीशन थी उसमें मेरा जो प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो गया था, उसकी वजह से भी काफी एक कुशन रहता है। तो मैं हर लेवल पे इसको सेल करते गया हूं। मेरा ख्याल है जब तक ये 100, 80, 90, 70 के लेवल तक मैंने इसको अच्छे से सेल किया है। अलग अलग क्रेडिट स्प्रेड्स को भी सेल किया है, पुट स्प्रेड्स बाई किए हैं, उसमें ढेर सारे स्ट्रक्चर किए उसके साथ। लेकिन कोर ऑफ द ट्रेड हमेशा यही था कि एक कोर पोजीशन बना के चलना है कि यस बैंक के शेयर्स को इतनी क्वांटिटी के आसपास, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा डिपेंडिंग ऑन टेक्निकल्स, उसको सेल करते जाना है। तो ये कोर स्ट्रैटेजी थी जो मैंने फॉलो करी पूरी। तो 2019 के सितंबर अक्टूबर, आपको याद होगा 19 में जो
निर्मला सीतारमन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो सारा कुछ हुआ था, तो बैंकिंग पे बड़ा फोकस था और मैं थ्रू आउट जो है इसमें सेलिंग मैंने बरकरार करके रखी हुई थी। और इसके बाद फिर बाकी की स्टोरी सबको पता ही है कि रवनीत गिल जी रोज टीवी पे आते थे, नए नए प्रमोटर्स आए 90 के भाव पे। हमारे झुनझुन जो बड़े सेलिब्रेटेड है वो उन्होंने भी बोला कि मैंने बहुत खरीदा है। लेकिन जब भी शेयर प्राइस गिर रहा हो और ऐसे बड़े बड़े लोग आके बातें करते हैं कि मैंने बहुत खरीदा है, मैंने बहुत खरीदा है, जनरली वो सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑपरेटर ये लोग को भेजता है कि भैया जाके बात करो। रवनीत गिल जी रोज आते थे और तकरीबन 12-15 ऐसे ग्लोबल फर्म्स का नाम लिया उन्होंने जो आके कैपिटल इन्फ्यूजन करने वाली यस बैंक में। घाटा होना शुरू हो गया था, रवनीत गिल के आने के बाद उन्होंने अकाउंटिंग ठीक कर दी थी जिससे घाटा दिखना चालू हो गया था। और उसके बाद 12-15 ऐसी फर्म्स ने इंटरेस्ट शो किया था जो जिनको आरबीआई ने डिक्लाइन कर दिया, जिनकी नेटवर्थ अच्छी नहीं थी, जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं थी। स्टॉक प्राइस एक के बाद नीचे जाता रहा। और मैं अपने काफी दोस्तों को समझाता था, मेरी जो पोजीशन होती है आप देखते हो ट्विटर पे मैं बोलता रहता हूँ, अभी की भी मेरी जो पोजीशन है मैं उस पर भी बोलता रहता हूँ। और मैंने अपने कई दोस्तों को भी बोला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो 200 से 100 आया है इसमें बहुत से लोगों ने पोजीशन बनाई है यस बैंक में। दोस्तों जब अगर बैंक को घाटा हो रहा है, इतने बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, एमडी का टेनर डिनाई हो रहा है, कैपिटल इन्फ्यूजन चाहते हैं, डेडलाइन है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, आरबीआई की इतनी तगड़ी तगड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं नेगेटिव, ऐसे में आप स्टॉक मत बाई करो, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। तो ये सारा करके, और जब तक इसमें फिर आरबीआई का स्टेटमेंट नहीं आ गया और एसबीआई कैपिटल इन्फ्यूजन और वो सारी चीजें तो आपको पता ही है, तब तक मैंने ये ट्रेड में मैं बना हुआ था। मुझे याद है मैंने 12-15 रुपए का जब ये आ गया था तब मैंने इसको टाटा बाय बाय किया है। और इस पूरे प्रोसेस में कई बार ऐसा लगा कि यार ये तो वापस चला जाएगा। जैसे आप ये ग्राफ देखोगे तो एक हफ्ते में ये शेयर 26 रुपए से उठ के सीधा 80 रुपए चला गया। यहाँ पे आप देखोगे तो सीधा 42 रुपए से सीधा 100 रुपए चला गया। शायद यही चीजें जो है वो रिटेल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने लेकिन अपनी सोल्ड पोजीशन चालू रखी, कोर पोजीशन सोल्ड ही रखी मैंने, और उसके अराउंड जो भी ऑप्शंस में हो सका वो थोड़ा बहुत करने की कोशिश करी और लास्ट में मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये थी दोस्तों यस बैंक की कहानी जो मैं आपको बहुत टाइम से बताना चाह रहा था। टोटल इसको मैंने शायद 3.5-4 साल होल्ड किया तब बना। ये कोई मेरी सबसे बड़ी ट्रेड नहीं थी, लेकिन इंटरेस्टिंग ये थी कि इसमें एक स्टोरी को मैं फॉलो कर रहा था रादर देन फॉलोइंग टेक्निकल। और चूंकि एक अनफेयर एडवांटेज हर एक को मिलता है कहीं ना कहीं, किसी के घर खानदान में कोई बड़ा ट्रेडर इन्वेस्टर रहता है कैसे, तो मेरा अनफेयर एडवांटेज ये था शायद कि मैं उसी सेक्टर से जुड़ा हुआ था, तो वो सारी न्यूज को बेटर एनालाइज कर पाता था कि किस न्यूज का बड़ा इंपैक्ट होना चाहिए, जो कि कई बार मार्केट नहीं एनालाइज करता है। जैसे मैंने बोला आरबीआई ने जब बोला मिस क्लासिफिकेशन किया है वो, या आरबीआई ने जब बोला कि एमडी का टेनर एक्सटेंड नहीं करेंगे वो, तो ये मैंने येस बैंक की शॉर्ट पोजीशन थी। अभी जैसे आपको पता है कि मेरी आईटीसी में शॉर्ट पोजीशन है, मैंने पीवीआर में शॉर्ट पोजीशन बनाई थी लॉकडाउन के टाइम पे, और वो भी सिंपल लॉजिक था कि पीवीआर का अगर लोग सिनेमा नहीं देखेंगे तो पीवीआर का जो कैश फ्लो है वो सूना और लेटर तो जीरो हो जाएगा। आई डोंट नो कैसे वो लोग अभी सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे क्या उनका कैश फ्लो है, क्योंकि मैं फंडामेंटल में ज्यादा नहीं जाता हूँ। लेकिन जिस दिन से जनता कर्फ्यू लगा था उससे भी पहले होली के टाइम जब लग गया था कि इंडिया में अभी ये फैलने वाला बहुत तेजी, तभी से मैंने पीवीआर को सिस्टमेटिकली बहुत तेजी से शॉर्ट किया था। उसके बारे में भी कभी डिटेल में आपसे बात करेंगे। अभी भी वो मेरे शॉर्ट में रहता है, जैसे वो एक नया पिवट हाई बनाता है तो मैं उसे शॉर्ट कर देता हूँ। तो आईटीसी है, पीवीआर है, इंडसइंड बैंक है, आरबीएल है, ये सारे मेरे शॉर्ट लिस्ट में रहते हैं। क्योंकि ये आरबीएल और इंडसइंड की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब रिकवरी होगी, जब हमारी इकोनॉमी रिकवर करना चालू करेगी, तो ये सारे एनपीए कहीं ना कहीं छुपाए जा रहे हैं जो सामने आएंगे, और इन बैंकों को बड़ा बड़ा घाटा होगा जो छोटे बैंक है, और इनको फर्दर फंडिंग लेने में दिक्कत होगी। सेम, मतलब मैं अकाउंटिंग फ्रॉड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो फंडिंग लेने में दिक्कत जो यस बैंक को ही, यही प्रॉब्लम इन बैंक्स को होगी। शायद इनको कोई टेक ओवर कर लेगा, जैसे बीच में न्यूज चली हुई थी कि कोटक बैंक टेक ओवर कर सकता है इंडसइंड को, और नहीं तो फिर इनकी जो अभी वैल्यूएशन है इसके ये आधे पे भी ये नहीं बिकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मेरी शॉर्ट्स हैं पोजीशन, तकरीबन 10-12 शॉर्ट्स रहती हैं हर महीने। दोस्तों एक चीज आपसे बोलूंगा, आप लोगों में से बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत मन से बड़ा लाइक करते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइक करना शायद भूल जाते हैं। तो आज उसको सिंक्रोनाइज करिए, यहाँ पर भी लाइक करिए अगर मन से लाइक किया है तो। और YouTube का एनालिटिक्स मुझे बताता है कि 80% जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है।
तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है मेरा आपको वीडियो के फॉर्म में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बता नहीं सकता हूँ मेरे कितना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है जब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और एक नया वीडियो बनाने का एक इंथुजियाज्म आता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरी और भी वीडियोस को पसंद करते हैं तो मैंने एक अभी हाल में एक वीडियो बनाया था कि मैंने सोयाबीन की ट्रेड कैसे करी थी, वो मैं अभी लिंक में डाल दूंगा, वो वीडियो देखिए मेरा। और आप अगर नए हैं मार्केट में तो बड़े लॉस से कैसे बच सकते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो भी देखिए जाके। आप उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा।